अभी हम लोग लास्ट एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर 2020 का चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन आपके पास टर्मिनोलॉजीज दी है अलग अलग, एक है औरंग, एक है बैनियान, एक है मिरासदार। आपको ये बताना है कौन सा इसमें से राइट है। सबसे पहले लिखा हुआ है, आई गेस ये किया हुआ है क्या क्वेश्चन में? पहला लिखा हुआ है औरंग, फिर है बैनियान और फिर है मिरासदार। पहला लिखा हुआ है औरंग, औरंग के सामने इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। अब औरंग जो है ये बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ है, औरंग इंचार्ज नहीं था ट्रेजरी ऑफ स्टेट का। सेकंड लिखा हुआ है बैनियान, बैनियान जो है इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा लिखा हुआ है मिरासदार, मिरासदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। पहला रॉन्ग है, ऑप्शन चेक करो। 1 and 2 है ऑप्शन, 2 and 3 ऑप्शन, 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, दैट इज़ बी। एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले औरंग, औरंग जो है ये एक पर्शियन टर्म है, किसके लिए? वेयर हाउस के लिए। जब आप स्टोरेज बनाते हो तो उस टर्म को कहा जाता था वेयर हाउस। जो गोडाउन होता है, फैक्ट्री होती है उसकी, वेयर हाउस, उसको कहते थे औरंग। इट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड। बेचने से पहले वहाँ सामान रखा जाता था। द टर्म ऑल्सो रेफर्स टू अ वर्कशॉप, वर्कशॉप वेयर हाउस कह लो। इसे पेयर 1 क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट। क्यों नॉट करेक्ट? यहाँ पे चेक कीजिए, औरंग के सामने क्या लिखा हुआ था? इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, बट ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाले पे आएंगे तो लिखा हुआ है द टर्म बैनियान मीन्स मर्चेंट। द बैनियान वॉज एंगेज बाय एन इंडिविजुअल वेस्टर्न मर्चेंट और अ फर्म टू वर्क फॉर देम एज अ ब्रोकर, इंटरप्रेटर या एजेंट। बैनियान जो था वो मर्चेंट था, वो बिचौलिया, इंटरमीडिएट की तरह काम करता था। ब्रोकर हो गया या फिर इंटरप्रेटर हो गया, एजेंट हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। सेकंड वाला स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि आपका बैनियान जो था ये एक इंडियन एजेंट था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और तीसरा लिखा हुआ है मिरासदार क्या है? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। अंडर द रेयोटवारी सिस्टम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मिरासदार एज द सोल प्रोप्राइटर्स ऑफ द लैंड। मिरासदार ज़मीन का अकेला मालिक था रेयोटवारी के अंदर, इसीलिए उनके हिसाब से वो डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर थे टू द स्टेट। इसे स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3, दैट इज बी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू, अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये टर्मिनोलॉजीज वाला क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। मिडाइवल इंडिया का है, मिडाइवल इंडिया प्लस मिडाइवल इंडिया प्लस टर्मिनोलॉजी वाला कॉम्बिनेशन है, तो ये टफ कैटेगरी में डाल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये है विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए आपको, अब चेक कर लो कहाँ से। बुद्धिज्म से उठाया हुआ क्वेश्चन है। बुद्धिज्म से हर साल एक या 2 क्वेश्चन आते हैं, अब तक हम देखते आ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्थाविरवादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म भी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसमें बुद्ध की एज अ भगवान की तरह पूजा होती थी। यहाँ पे हमने 3-4 डिफरेंस देखे थे। महायाना बुद्धिज्म जो था ये संस्कृत में लिखा होता था, यहाँ पे गौतम बुद्ध की एज अ गॉड पूजा होती थी। नेक्स्ट महायान बुद्धिज्म में हमने देखा था ये लोग बोधिसत्वा पे भी ध्यान देते थे। इनके हिसाब से बोधिसत्वा के मार्ग पे चलोगे तो खुद भी निर्वाणा मिलेगा। तो ये कह रहा है स्थाविरवादीन जो थे महायाना बुद्धिज्म पे थे। ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है। स्थाविरवादीन जो है महायाना बुद्धिज्म, हीनयाना बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे। सेकंड कह रहा है लोकोत्तरवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट। ऑफशूट मतलब छोटा ब्रांच, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की एक डाली ऐसे निकल जाती है, वैसे कह रहा है लोकोत्तरवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। राइट है ये, लोकोत्तरवादीन जो है महासंघिका सेक्ट का ही एक पार्ट था। तीसरा कह रहा है द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। अब थोड़ा पीछे जाओ, हमने यही लाइन पढ़ी थी डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, कहाँ पे? महायाना बुद्धिज्म पे। वहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 यही था। इसलिए मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे एक ऑप्शन था ये डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, क्योंकि आपने वहाँ चेक किया। यहाँ भी आप कह सकते हो 3rd राइट है। आपका ऑप्शन चेक कर लो, 2 and 3 राइट जिसमें होगा आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। करेक्ट आंसर बी क्यों होगा? सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाएगा चेक कर लो। स्थाविरवादी किसको बिलोंग करते हैं? थेरावाद। वहाँ लिखा था महायाना बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं, इसे हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है द लोकोत्तरवाद वॉज वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल अकॉर्डिंग टू महायाना सोर्सेस। महायाना स्कूल में था और कंपाइल किसने किया था? भाविवेका जो पर्सन था उसने कंपाइल किया था। आगे विनीत देव एंड अदर्स
was also a subgroup that emerged from महासंघिका sect of Buddhism. महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में एक और पर्सन बिलोंग करता था, कौन? विनीतवाद, और उसके कुछ सब ग्रुप थे. नेक्स्ट, महासंघिका बिलीव इन प्लूरलिटी ऑफ बुद्धा. इनका मतलब है बुद्धा एक नहीं बहुत ज़्यादा है. हु आर सुपर मुंडेन, दैट इज लोकोत्तरा, and held that what passed for Gautam Buddha in his early existence was only an apparition. इनका ऐसा मानना है कि इंसान में संसार में सिर्फ एक गौतम बुद्धा नहीं, बहुत सारे गौतम बुद्धा है, और जो गौतम बुद्धा ने अपने अर्ली डेज में एक्सपीरियंस किया वो हर इंसान को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. दे पैट्रोनाइज महायाना बुद्धिज़्म. वो महायाना बुद्धिज़्म के फेवर में रहते थे, इसीलिए लोकोत्तरवाद जो है महायाना बुद्धिज़्म का एक पार्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट राइट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट भी देख लो क्यों राइट है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर द महायाना बुद्धिज्म. हमने चेक कर लिया वो लोग किसको पैट्रोनाइज करते थे? महायाना बुद्धिज्म को. अब जो स्कूल है इसका डिफरेंस हमने देखा था, यहाँ चेक कर लेते हैं. महायाना बुद्धिज्म, द महायाना इज अ संस्कृत वर्ड, हमने अभी देखा. इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट व्हीकल. आगे, इट बिलीव्स इन द हेवनली लेस ऑफ बुद्धा, मतलब गौतम बुद्ध एक भगवान है, उनकी मूर्ति पूजा होनी चाहिए. और बोधिसत्वा जो है ये बुद्धा के नेचर, बोधिसत्वा बुद्धा के ही पाथ पे चलते हैं. बोधिसत्वा कौन होते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया, वो लोग जो मतलब निर्वाणा की प्राप्ति के लिए जो निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब भूख प्यास ये रख के या फिर अच्छे काम करके बोधिसत्वा को प्राप्त कर लेते हैं. आगे, ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? चाइना, कोरिया एंड तिब्बत और जापान से भी. नेक्स्ट है हीनयान. हीनयान हमने अभी देख लिया, ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा पे बिलीव करते थे या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स. और इनका मानना था गौतम बुद्ध खुद एक क्या है? टीचर है. वो एक ईश्वर नहीं, वो एक ईश्वर नाम के इंसान है. इट डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप. ये नहीं मानते थे कि बुद्धा की पूजा करनी चाहिए. और इनका ऐसा मानना था इंसान खुद निर्वाणा अचीव कर सकता है. कैसे? सेल्फ डिसिप्लिन से, अच्छे काम करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके. लास्ट में थेरावादा जो है ये हीनयाना सेक्ट है. देखो मैंने आपको यही कहा था, पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये चेक करो. थेरावादा इज अ हीनयाना सेक्ट. स्थाविरवादा बिलोंग टू थेरावाद. थेरावाद मतलब क्या था? हीनयान. हमने अभी देखा, ऊपर देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है? थेरावादा बिलोंग टू महायान. हीनयान की जगह महायान डाल दिया. फैक्ट. इससे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. आंसर हो गया 2 and 3 ओनली. ये क्वेश्चन भी है बुद्धिज्म से. बुद्धिज्म का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में डाल सकते हो आप इसको, क्योंकि बुद्धिज्म बार बार रिपीटेड थीम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सबसे पहला है राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा. सेकेंड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन. तीसरा स्टेटमेंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांतका वन. और फोर्थ कह रहा है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला. व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबाव इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम. आपके पास 4 इवेंट दिए हैं, आपको टाइम सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ और फोर्थ क्या हुआ. अब अगर ऑप्शन वाइज में देखूँ तो सबसे पहले टाइम पीरियड के हिसाब से पल्लवा आएगा, मतलब पल्लवा पावर सबसे पहले आएगा और महेंद्र वर्मन वन. तो पहला हो जाएगा मेरा 2. पल्लवा के बाद आते हैं पावर में पाला, तो पल्लवा के बाद आ जाएगा पाला, तो 2 के बाद आना चाहिए 4. अब जब यहाँ तक आप आ गए वहीं पे आंसर आ जाएगा. देखो 2 और 4 एक ही ऑप्शन में दिया है, सी 2 4 1 3. ये भी चेक कर लो. नेक्स्ट दिया हुआ है 1, बिल्कुल सही है. उसके बाद प्रतिहारा आते हैं पाला के बाद, और फोर्थ आता है लास्ट में आपका चोला. एक्चुअली ये जो चोला है इसके साथ 2 और लोग थे, चोला चेरा और पंड्या. और चोला चेरा पंड्या ही मिलके क्या बनाते हैं? आपका संगम लिटरेचर, जो आपका मोस्ट फेवरेट थीम है यूपीएससी का. संगम से हर बार क्वेश्चन आता है. और ये पाला प्रतिहारा और पल्लवा ये एक टाइम पे लड़ाई करते थे, और चोला चेरा और पंड्या एक टाइम पे लड़ाई करते थे. इसीलिए लास्ट में इसमें आ जाएगा चोला, क्योंकि चोला के बाद फिर चेरा आएगा, पंड्या आएगा. आंसर हो जाएगा हमारा सी. द करेक्ट आंसर इज 2 4 1 3 क्यू. चेक कर लो. सबसे पहले पल्लव आए थे महेंद्र वर्मन के अंदर, कब? 630 सेंचुरी में. उसके बाद गोपाल आए थे. गोपाला कब आया था? 750 ई, और इसने रूल कब किया था? 770 सेंचुरी तक. गोपाला का रूलर कौन था? गोपाला. पल्लवा का रूलर कौन था? महेंद्र वर्मन वन. नेक्स्ट किंग भोजा आए थे, कहाँ के? प्रतिहारास के. और इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 836 से 885. लास्ट में आए थे आपके चोला डायनेस्टी. चोला का रूलर कौन है? परांतका वन. और ये आया था फाइनली 907 से 953 सी में.
कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए, जैसे नयनार सेंट, नयनार मतलब जो वैष्णवाइट में बिलीव करते थे, लाइक अपार और तिरुंगा संबंदर लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन कौन था? यही आपका महेंद्र वर्मन वन का भाई। तो ये पल्लवा पीरियड की बात कर रहा है। नेक्स्ट ह्यून सैंग, ह्यून सैंग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया आया था, किसके टाइम पे? विजिटेड द पल्लवा किंगडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन वन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पे ये दो संत थे। और ह्यून सैंग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया आया था, उसने इंडिया के बारे में लिखा था, वो भी पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पे आया था। आगे अशोका इंस्क्रिप्शन नोट चोला एज सदर्न नेबर ऑफ मौर्य एम्पायर। अशोका के हिसाब से ऐसा मानना है उसका कि जब मौर्य एम्पायर फ्लरिश कर रहा था तो साउथ में कौन रूलिंग में था? चोला। इसीलिए आप पढ़ोगे 9th सेंचुरी, ये जो लिखा हुआ है ना चोला 907, एक्चुअली इसको कहा जाता है राइज ऑफ चोला। क्यों राइज ऑफ चोला कहा जाता है? क्योंकि ऐसा मानना था कि चोला ऑलरेडी मौर्य टाइम पे एग्जिस्ट करते थे बट इतने पावरफुल नहीं थे। चोला का एक छोटा सा ब्रांच था। फाइनली 907 सेंचुरी में जाके चोला का वापस से रीराइज हुआ और बड़े पावर में हुआ। इसीलिए अशोका का ऐसा मानना था कि जब वो मौर्य एम्पायर को रूल कर रहा था उसी टाइम पे साउथ में चोला जो था उसका सदर्न नेबर था। लास्ट में द ओनली नोटेबल अर्ली चोला किंग इज करिकाला चोला हु रूल्ड अराउंड 170 AD। देख रहे हो 170 AD, कहाँ 900 AD और 170, 800 साल पहले की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है 800 साल पहले चोला का एक रूल था करिकाला चोला जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। ये वाला जो चोला है ना, इस टाइम पे आप पढ़ोगे दो के बारे में, एक है राजा वन चोला और एक है राजेंद्र चोला। ये चोला डायनेस्टी इतना पावरफुल हो गया था कि इंडिया छोड़ो श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया सारा एक्वायर कर लिया था इन्होंने, वो इंडोनेशिया, जावा। ये पहले राजा वन चोला ने, इसने इंडिया में लोगों को हराया था गंगाईकोंडा चोला, मतलब इसने टाइटल भी लिया था गंगाईकोंडा चोलापुरम। और बाद में जाके राजेंद्र चोला, इसके बेटे ने साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, ये वाले एरिया को हराया था। और जो सबसे पहला चोला किंग था दैट इज़ कराईकाला चोला, कब? 170 AD में। तो आप हमेशा याद रखना चोला दो ब्रांच में आए थे। सबसे पहला एक मौर्य टाइम पे जो अराउंड 150 सेंचुरी के अराउंड है, और सेकेंड चोला जो था दैट इज़ राइज ऑफ चोला, ये 900 सेंचुरी के टाइम पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू द सोर्सेस ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। जब गुप्ता एम्पायर खत्म हो जाता है तो गुप्ता के बाद स्टार्ट होता है पोस्ट गुप्ता, और पोस्ट गुप्ता का सबसे बड़ा रूलर का नाम क्या था? हर्षा। हर्षा के भी मर जाने के बाद पीरियड स्टार्ट होता है पोस्ट हर्षा। पोस्ट हर्षा के बाद क्या हुआ? तो उन्होंने एक टर्म पूछा आपसे हुंडी। वो पूछ रहे हुंडी जो है वो कौन से चीज़ को मेंशन करता है? सबसे पहला एन एडवाइजरी रिलेटेड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, गलत। नेक्स्ट है अ डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स। अब एक चीज़ चेक करो, अकाउंट्स यहाँ लिखा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं तो ऑप्शन इन्हीं दोनों में से होगा। लास्ट लिखा है ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट, ये भी नहीं है। अब आपको दो चीज़ में कन्फ्यूजन है, एक कह रहा है डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, एक कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली आंसर है इसका बिल ऑफ एक्सचेंज। आप जब मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स देखोगे वहाँ पे भी मैंने लिखाया है हुंडी। होता क्या था, यही हुंडी वर्ड जो है ये ब्रिटिशर्स ने भी यूज़ किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज, आज के डेट में आप बिल ऑफ एक्सचेंज किसको कहते हो? चेक को। जब आप बैंक में जाते हो चेक होता है, उस चेक को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और यही चेक को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? हुंडी। अगर हुंडी 1 करोड़ तक की होती थी तो इसको कहा जाता था दर्शना हुंडी। ये चीज़ यूपीएससी ने पूछी नहीं है बट मैंने आपको नोट्स में लिखवाया, अपने मॉडर्न हिस्ट्री के चेक करोगे तो उस टाइम दिखेगा दर्शना हुंडी। 1 करोड़ के चेक को कहा जाता था। हुंडी होता था नॉर्मल चेक 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, और अगर चेक 1 करोड़ का या उससे ऊपर है तो उस टर्म को कहा जाता था दर्शना हुंडी। द करेक्ट आंसर इज ए, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्यों? हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डेवलप्ड इन मिडाइवल इंडिया फॉर यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका ओरिजिन मिडिवल इंडिया में हुआ था, मॉडर्न टाइम पे भी यूज़ हुआ ब्रिटिश के टाइम पे। आगे दे वेर यूज्ड एज रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट, इनको एज अ रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेमिटेंस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है?
मान लो आप आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हो, आपने अपनी फैमिली को पैसा भेजा, तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा इंडिया जो है दैट रिसीव्स द हाईएस्ट रेमिटेंसेस इन वर्ल्ड। क्यों? रेमिटेंस, जब कोई एक इंसान दूसरे को पैसा भेजता है इसको रेमिटेंस कहा जाता है, ट्रांसफ़र फंड। और इंडिया को हर साल ज़्यादा रेमिटेंस क्यों मिलता है? इंडिया का डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा मतलब जो इंडियन लोग आउट ऑफ इंडिया काम करते हैं, वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। अब देखोगे सबसे ज़्यादा यूएसए में इंडियंस ही है, सबसे ज़्यादा यूके में इंडियंस है, तो वो जब अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं उसको भी रेमिटेंस कहा जाता है। तो हुंडी का मतलब ये होता है ट्रांसफ़र प्लेस मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट या फिर एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट टू बोरो मनी। आपको अगर पैसा उधार में लेना है तो उसके लिए आप हुंडी का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेड ट्रांजैक्शन। ट्रेड मतलब आप मान लो मोबाइल दुकान में गए, आपने मोबाइल लिया, उसके बदले क्या दोगे? चेक में पेमेंट। तो ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ होता था एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, जैसे कि पीरियड असाइन टू हर्षा और हर्षवर्धन रेन इज 606 AD अंटिल 648। यहाँ से लेके यहाँ तक हर्षा ने काम किया। यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि पोस्ट हर्षा पे क्वेश्चन था। हर्षा के टाइम पे कौन आया था? ह्यून सैंग। अब याद करो, ह्यून सैंग के बारे में हमने एक और चीज़ देखी थी, नरसिम्हवर्मन वन। आप अगर थोड़ा पीछे आओगे तो यहाँ चेक करो, ये वही ह्यून सैंग है। देखो, ह्यून सैंग विजिटेड द पल्लवा किंगडम ड्यूरिंग रेन ऑफ नरसिम्हवर्मन वन। पल्लवा किंगडम कब है? 630, 571 से 630। चेक कर लो हर्षा का पीरियड क्या है? 606 से 648। पीरियड कोलैप्स हो रहा है। तो अगर कल को क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा बनाता है कि हर्षा इज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस नरसिम्हवर्मन वन, तो राइट हो जाएगा, क्योंकि हर्षा और नरसिम्हवर्मन एक ही टाइम पे आए थे। लास्ट में लिखा हुआ है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र क्या है? हर्षा के ऊपर बायोग्राफी है। हर्षा का चरित्र, कैरेक्टर कैसा था, उसके ऊपर एक बुक लिखी है, दैट वाज ऑथोराइज्ड बाय बाना भट्ट। बाना भट्ट कौन था? हर्षा का एक पोएट था जिसने हर्षा की तारीफ की है हर्षा चरित्र में, कि हर्षा का कैरेक्टर कैसा था, हर्षा कैसा किंग था, कैसा रूलर था। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल व्यापा एंड द्रोण वापा डिनोट। अब ऑप्शन देखो और बताओ वर्ड कौन सा कॉमन है दोनों में? एक ऑप्शन में एक वर्ड कॉमन है, लैंड। ऑप्शन ऑब्वियसली बात है लैंड में ही होगा। मैं बार अब ये चीज़ वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। अब तक हमने इतने सारे ऑप्शन में देखा, इसमें भी देख लो। सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। यहाँ दिखा है कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनिटरी वैल्यू, थोड़ा अलग लग रहा है, हटा दो। फिर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, और फोर्थ लिखा है रिलीजियस रिचुअल। अब ये दोनों कॉमन है। इसमें भी मैं क्यों बोलूँगा लैंड के साथ जाने? क्योंकि ये बोल रहा है अर्बन लैंड। एक होगा अर्बन लैंड, एक होगा रूरल लैंड, और एक होगा लैंड। अर्बन लैंड तो बाय डिफॉल्ट लैंड में आ जाएगा ना, क्योंकि लैंड मान लो दो तरीके के होंगे। अर्बन लैंड मतलब शहरी लैंड, जो शहर वाला ज़मीन है, और ये हो जाएगा रूरल लैंड। अल्टीमेटली अर्बन लैंड भी तो लैंड के अंदर ही आ रहा है ना, यहाँ सिर्फ मेजरमेंट ऑफ लैंड लिखा है, इसीलिए मैं कहूँगा ये थोड़ा ब्रॉडर ऑप्शन है, इसके साथ जाओ। इसीलिए आंसर ए होगा इसका। चेक कर लेते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज मेजरमेंट ऑफ लैंड, दैट इज ऑप्शन ए। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, टर्म आया कैसे। द एग्रीकल्चर क्रॉप कॉन्स्टिट्यूटेड द मेन रिसोर्स विच द सोसाइटी प्रोड्यूस्ड एंड मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट केम फ्रॉम एग्रीकल्चर। पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था, स्टेट का सबसे ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर से ही आता था, और ये क्रॉप से आता था। इसी टाइम पे वेरियस टाइप ऑफ लैंड, अलग अलग टाइप लैंड को अलग अलग नाम दिए गए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो एग्रीकल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? एग्रीकल्चर से आपको खाना भी मिल रहा है, रेवेन्यू भी मिल रहा है, टैक्स भी मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग लैंड को अलग अलग नाम दे दिया, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि कुल व्यापार एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसको छेड़ना नहीं है। तो वेरियस टाइप ऑफ लैंड आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन, जैसे कि लैंड अंडर कल्टीवेशन, जिस लैंड पे खेती हो रही है उसको क्या कहा जाता था? क्षेत्र। खिला वॉज द अनकल्टिवेबल लैंड, ऐसी जमीन जिस पे खेती नहीं की जा सकती उसको कहा जाता था खिला। नेक्स्ट है अप्रहता। अप्रहता वॉज द जंगल और फॉरेस्ट लैंड। उसके बाद है गोपाता सराह। गोपाता सराह वॉज द पास्चर लैंड। पास्चर लैंड मतलब जहाँ घास उगता है, गाय भैंसों को जो हम घास खिलाते हैं, वो पास्चर लैंड। और लास्ट में है वस्ती। वस्ती वॉज द हैबिटेबल लैंड, जहाँ इंसान रहते हैं। बस्ती, बस्ती जो वर्ड है वस्ती से उठाया गया। तो 5 टर्म्स आपको याद करने हैं। क्षेत्र मतलब जहाँ खेती होती है, खिला मतलब जहाँ खेती नहीं हो सकती, अपाहरता मतलब फॉरेस्ट लैंड, गोपासरा मतलब घास वाला, और वस्ती मतलब जहाँ लोग रहते हैं। अब डिफरेंट लैंड मेजर्ड वेयर नोन इन डिफरेंट रीजन सजेस्ट निवरातना, कुल व्यापा एंड द्रोणा व्यापा। आपने लैंड को वेरियस टाइप में बांट दिया,
टाइप में तो बांट दिया, बट लैंड को मेजर भी तो करोगे कि लैंड की ज़मीन एकड़ कितना है, हेक्टर है कि नहीं, बीघा है कि नहीं। उस मेजरमेंट के लिए 3 चीज़ों का यूज़ किया गया। सबसे पहला है निवार्तना, कुल व्यापा एंड द्रोण व्यापा, जिसमें कुल व्यापा द्रोण व्यापा पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, निवार्तना पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अगली बार आपका फोकस इस वर्ड पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वाप है या कुल व्याप में ये वाप और ये व्याप, इसका मतलब होता है टू सो मतलब बीज बोना। आगे देयर वेर वेरियस टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज फॉर लैंड मेजरमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कौन सा पीरियड का है, बट आपको याद होना चाहिए ये सब कब यूज होता था गुप्ता पीरियड में। कौन कौन से टर्म यूज होते थे? अंगुला का मतलब होता था 3/4 इंच, 3/4। हस्ता का मतलब होता था क्यूबिट, इट वॉज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो एंड द मिडल फिंगर, 18 इंचेस, मतलब ये जो आप कहते हो 18 इंचेस, इसको उस टाइम पे कहा जाता था हस्ता। ऐसे मेजर करते ना बहुत लोग, ऐसा, इसको कहते थे हस्ता। तो ये मेजरमेंट उसी टाइम पे आया था, ये 3/4, ऐसे कहते हैं 3/4 एंगुला। नेक्स्ट टर्म फॉर लार्ज, अभी क्या शॉर्ट डिस्टेंस है, 18 इंच हो गए, 3.5 इंच हो गए। अगर आपको बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है एकड़ में, तो सबसे पहला था आधा वापा, देख रहे हो 3/8 से हाफ एकड़, आधा। उसके बाद है द्रोणा वापा, द्रोणा वापा मतलब 1.5 से लेके 2 एकड़। और सबसे बड़ा क्या होता था? कुल व्यापा, एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा ये रहा। आधा व्यापा का मतलब है आधे तक, आधा एकड़, यहाँ से लेके आधा, मतलब 1 एकड़ है, इसका आधा। द्रोण व्यापा का मतलब होता था 1.5 से लेके 2 तक। और कुल व्यापा का मतलब होता था सबसे बड़ा, 12 से लेके 16 एकड़, सबसे बड़ा टर्म है। द कुल व्यापा वॉज द एरिया रिक्वायर्ड टू सो 1 कुल्ले ऑफ ग्रेन। एक कुल जितना अनाज खा सकता है, मतलब एक पूरा फैमिली, समझ रहे हो, 12 से 16 एकड़ बहुत बड़ा होता है। वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसमें इतनी खेती हो सकती है कि एक इंसान का पूरा कुल खा ले, इतना। एंड द द्रोण वापा वॉज द एरिया रिक्वायर्ड टू सो 1 द्रोणा ऑफ ग्रेन, एक द्रोणा जितना उगा सकते हैं, मतलब 1.5 से 2 एकड़ में आप एक द्रोणा जितना सफिशिएंट। Such a large number of land measured term indicate that there was no single standard set of measurement and that different measurement were current in different times। गुप्ता पीरियड में टाइम यूज हुआ, बट इसके साथ साथ अलग अलग टर्म भी यूज हुआ, इसीलिए ये कंफर्म हो गया कि कोई सिंगल स्टैंडर्ड नहीं था। कुल व्यापार, दोनों व्यापार, आधा व्यापार कोई भी यूज होता था उस टाइम पे। ये अगेन ये वाला जो है ये कोई पीरियड मेंशन नहीं किया है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया ये लैंड वाला जो टर्म था इस वजह से थोड़ा इजी हो गया, बट ये भी थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन सा मिडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न, ये भी नहीं बताया, बट क्योंकि हमने देख लिया गुप्ता पीरियड है, मतलब ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। ऐसा कौन सा रूलर है जिसने अपने सब्जेक्ट, मतलब अपने लोगों को अपने इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया? इंस्क्रिप्शन ऐसा कह रहा है, whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। इसका ऐसा मतलब है, कोई भी इंसान जो अपने धर्म की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, ना सिर्फ अपने धर्म की तारीफ़ करता है, दूसरे धर्म को भी नीचा शो करता है। वो इनडायरेक्टली दूसरे के धर्म को नीचा नहीं शो कर रहा है, अपने ही धर्म को नीचा शो कर रहा है। इस लाइन का इनडायरेक्टली मतलब है सर्वधर्म संभव। अब ऑप्शन दिया आपके सामने, सबसे पहला अशोका, फिर समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन और कृष्णदेवराया। एक्चुअली अशोका जो था ये बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर था। इनफैक्ट इसने अपने बेटी को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म प्रमोट करने के लिए। इनके बेटी का नाम था संघमित्रा। इन्होंने अपने बेटी को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म प्रमोट करने के लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें की इन्होंने, क्योंकि ये रिलीजन में बहुत मानते थे। अशोका की अगर बात करूँ, अशोका बहुत पावरफुल रूलर था, मतलब मौर्य एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर यही थे। इन्होंने एक जंग लड़ी थी जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ कलिंगा। ये कलिंगा जो है ये आपके उड़ीसा में जगह है। अब हुआ ये, जब इन्होंने बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा उड़ीसा में, तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत लोगों की जान चले गई, और जो कलिंगा नदी है ये पूरा लाल हो गया था लोगों के खून से। तो जब इन्होंने जंग लड़ी, इस जंग में 80,000 लोग मारे गए थे, इनके भी कुछ लोग मारे गए, सामने वाले के भी मारे गए। तो इन्होंने ये सोचा कि जंग से मुझे मिला क्या, मैं तो राजा बन गया, मैं राजा वैसे भी रहता। तो फाइनली इन्होंने कलिंगा में ही डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कोई भी जंग नहीं लड़ूंगा, और आज से मैं एक्सेप्ट करता हूँ बुद्धिज़्म। अब आप बोलोगे सर बुद्धिज़्म ही क्यों एक्सेप्ट किया?
कल हमने क्या देखा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म नॉन वायलेंस की बातें करते हैं। अब बुद्धिज्म मैंने आपको बताया, बुद्धिज्म थोड़ा लार्ज स्केल पे था, जैनिज्म उतना लार्ज स्केल पे नहीं था, क्योंकि जैनिज्म में बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस है, मतलब एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की बात करते हैं वो, कि कीड़ों को मत मारो, पत्थर की भी आत्मा है, पंखे की भी आत्मा है, ऐसा। तो ये सोच रहे थे बुद्धिज्म ज़्यादा ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने धम्मा पॉलिसी अपनाई। आज के डेट में जब आप देखोगे ना, तो बुद्धिज्म इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोपोगेट नहीं हुआ था। बुद्धिज्म को दुनिया जहान में फैलाने वाले अशोका ही थे। अशोका ने लोगों को जा जाके बताया बुद्धिज्म होता क्या है। इनके जो आदमी थे, इनका नाम था धम्मा मंत्री। धम्मा मंत्री इसलिए कहते थे क्योंकि बुद्धिज्म का जो मंत्र है उसको धम्मा कहते थे, और धम्मा मंत्री वो इंसान होता था जो घर घर जाके बुद्धिज्म का नारा फैलाता कि अच्छा काम करो, अच्छे स्वभाव रखो, नॉनवेज मत खाओ, मीट मत खाओ, दारू मत पियो, ये सारी अच्छी चीज़ें जा जाके बताते थे। तो रिलीजन के बारे में इन्होंने ही कहा था। इनका ऐसा मानना था कि तुम अगर अपने रिलीजन को बड़ा दिखाते हो तो दूसरे के रिलीजन को भी वैसा ही समझो, सब रिलीजन एक जैसे है, और ये सिर्फ अशोका ही कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए अशोका। समुद्रगुप्ता जो ये ऑप्शन में इसलिए दिया हुआ है, समुद्रगुप्ता यही है। कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, विदिशा पिलर, विष्णु जी का जो पिलर था वो इन्हीं का था। प्रयाग प्रहस्ती, इलाहाबाद में एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने वो रेस किया था। हर्षवर्धन, हर्षा के बारे में हमने अभी भी देखा, ह्यूनसेंग इसके टाइम पे आया था, हर्षा के टाइम पे। और कृष्णदेव राय आपके विजयनगर के रूलर थे, ये उनके बारे में। बट ये सिर्फ ये भी अगेन विष्णु भक्त थे, ये हर रिलीजन में नहीं मानते थे। आते हैं आंसर पे। करेक्ट आंसर इज अशोका। देख लो, अशोका हैज बीन क्रेडिटेड विद द प्रोपोगेशन ऑफ टेनेट्स ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट। बुद्धिज्म को अगर पूरे वर्ल्ड में किसने फैला है वो अशोका है। इनफैक्ट अशोका का या मौर्य का कैपिटल क्या होता था, पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे पटना है। तो आज की डेट में भी एक ट्रेन चलती है पटना से लेके बैंगलोर, जिसका नाम है संघमित्रा एक्सप्रेस। वो ट्रेन का नाम संघमित्रा इसलिए क्योंकि इनकी बेटी का नाम है संघमित्रा। तो पटना से जितनी भी ट्रेनें चलती है मैक्सिमम अशोका को डेडिकेटेड है। तो अशोका हैज बीन क्रेडिटेड विद द प्रोपोगेशन ऑफ टेनेट्स ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट। उसके बाद अशोका धम्मा, यही मैं आपको बता रहा था, धम्मा मतलब जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ, डिड नॉट इन्वॉल्व एनी वर्शिप टू गॉड और सैक्रिफाइस। ये ऐसा कहते थे भगवान की पूजा नहीं करनी, अगरबत्ती और ये सब लेके, या फिर कोई भी सैक्रिफाइस नहीं देना है। जैसे आप देखोगे बंगाल में क्या होता है, दुर्गा देवी की जब पूजा होती है बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। नेपाल में भी एक पूजा होती है, वहाँ पे तो 1.5 लाख भैंसों को मार दिया जाता है। एंड ही थॉट दैट हिज ड्यूटी टुवर्ड हिज सब्जेक्ट वॉज लाइक दैट ऑफ फादर टुवर्ड हिज सन। इनका ऐसा मानना था कि मैं जिनका राजा हूँ, जो प्रजा है मेरी, वो मेरे बच्चे समान है, मुझे उनका ध्यान रखना है। अशोका एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन कंटेन इंस्ट्रक्शन ऑन रिलीजियस मैटर स्पेशली बुद्धिज्म एंड द रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ भिक्षुस। इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन दीवारों में लिखवाया, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली बुद्धिज्म में लोगों को किस टाइप के रिलीजियस अपनाना चाहिए, भिक्षु का जीवन कैसा होना चाहिए, भिक्षु को कैसा रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अशोका इंस्क्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू पिलर एडिक्ट्स। कल मैंने आपको बताया था 2 टाइप के, एक होता है मेजर, टोटल 13 मेजर है, इतना याद रखना है, 14 है सॉरी, टोटल 14 मेजर है और बचे हुए माइनर है। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप पहला ऐसा आदमी था जिसने अशोका के इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया, डिकोड किया। मतलब वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा होता था, ब्राह्मी लैंग्वेज हमको नहीं पता था। ये जेम्स प्रिंसेप ही ऐसा आदमी था जिसने ब्राह्मी लैंग्वेज को पढ़ा और फिर बताया लोगों को कि अशोका कहना क्या चाहते हैं। द एक्सपर्ट फ्रॉम द, इनके जो 12th मेजर एडिक्ट है उसमें लाइन लिखी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सब रिलीजन को इक्वली मैटर करता है। आगे इनका ऐसा मानना है कि ग्रोथ इन इसेंशियल्स कैन बी डन इन डिफरेंट वे। जिंदगी में ग्रोथ अलग अलग तरीके से की जा सकती है, बट सबका जो जड़ होता है वो एक ही होता है। कहाँ होता है? आपके जबान में, आपके स्पीच में, आप कैसा बोलते हो उससे आपका ग्रोथ डिसाइड होता है। एंड इफ देर इज अ कॉज ऑफ क्रिटिसिज्म इट शुड बी डन इन अ माइल्ड वे। अगर आपको किसी की बुराई भी करनी है तो आराम से, तरीके से बुराई करो उसकी, बट इट इज बेटर टू ऑनर अदर रिलीजन्स फॉर दिस रीजन। बट बेटर है कि आप दूसरे रिलीजन की भी इज्जत करो। बाय डूइंग सो वंस ओन रिलीजन बेनिफिट। ऐसा करने से आपकी खुद के रिलीजन का फायदा होगा। कैसे? मान लो एक हिंदू रिलीजन है, एक मुस्लिम रिलीजन है, आप अगर किसी मुस्लिम रिलीजन को बोलोगे यार आपके रिलीजन में ये चीज़ खराब है, नमाज पढ़ते हैं, रोड पे बैठ के पढ़ते हैं, तो हो सकता है दोनों में दंगे हो जाएंगे। तो आपने अगर दूसरे इसको क्रिटिसाइज किया तो आपके खुद के भी रिलीजन का लॉस है, आपके खुद के भी लोग मरेंगे। बेटर है आप उसकी तारीफ करो, आप बोलो यार आप में ये चीज़ कितनी अच्छी है, प्रॉफिट मोहम्मद कितने अच्छे हैं, आप लोग चांद के लिए रमजान करते हो, तो हो सकता है आप में भाईचारे के भाव बढ़ेगा। यही इनका मानना था। फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमितास। अगेन एक टर्म पूछा है परमितास और आपको बोल रहा है परमितास का राइट एक्सप्लेनेशन क्या है।
सबसे पहला लाइन है द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट वेयर रिटर्न इन एफोरिस्टिक, सूत्रा स्टाइल। ये आपको पूछ रहा है परमितास कौन थे, उनके बारे में क्या राइट है। तो ये ऐसा कह रहा है पहली बार जो धर्मशास्त्र लिखे गए थे वो सूत्रा स्टाइल में लिखे गए थे। एक्चुअली ये थोड़ा रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये ऐसा कह रहा है परमितास वो लोग थे जिन्होंने वेदा को एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी रॉन्ग है। तीसरा आपसे कह रहा है परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पार्ट। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट यही है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहला काम ये होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट को ढूंढो जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ये ऐसा कह रहा है परमितास वो लोग थे जो ऐसा मानते थे कि परफेक्शन और लाइफ में अच्छा काम करोगे तो बोधिसत्व अचीव होगा, निर्वाणा अचीव होगा। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट कह रहा है पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मिडेवल साउथ इंडिया। ये भी रॉन्ग है, ये कोई मर्चेंट वर्चेंट नहीं थे। इसका आंसर होगा सी। अच्छा हाँ, इस पीडीएफ में नहीं है, एक मिनट। हाँ ये रहा, द करेक्ट आंसर इज परफेक्शन वॉज अटेनमेंट लेड टू द पाथ ऑफ बोधिसत्व। सबसे पहले द टर्म परमिता, अब ये आंसर कैसे आया? परमिता वर्ड का ही मतलब क्या होता है? परफेक्शन, जो जिंदगी के हर एस्पेक्ट में परफेक्ट हो। एज पर बुद्धिज्म देर इज अ पाथ विच कंसिस्ट ऑफ परफेक्टिंग सर्टन क्वालिटीज विच लीड्स द पिलग्रिम टू बिकम अ संबुद्धा, मतलब एनलाइटेड यूनिवर्सल बुद्धा। इनका ऐसा मानना है कि बुद्धिज्म में एक रास्ता है जिसका ऐसा मानना है कि अगर एक आदमी कुछ क्वालिटीज़ को फॉलो करे तो वो भगवान की नज़र में बहुत ऊंचा बन जाएगा। ऊंचा बन जाएगा मतलब वही बोधिसत्व निर्वाण अचीव कर लेगा। द क्वालिटीज आर कॉल्ड एज परमीज, और यही क्वालिटी कौन सी होती है? परफेक्शन, परमीज, हर काम में अच्छाई। कहाँ पे बोला जाता है वर्ड? साउथ ट्रेडिशन में। और यही परमिता जिसको कहाँ कहा जाता है? ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में। परमीज ये वर्ड यूज किया जाता है साउथ में, परमिताज यूज किया जाता है नॉर्थ और ईस्ट में। ये ऐसा कह रहा है कि परफेक्शन का मतलब होता है परमिताज। परमिताज वो लोग हैं जो परफेक्शन अचीव करते हैं, अच्छे काम करते हैं, सो दैट बोधिसत्व अचीव कर पाए। कौन कौन से 10 अच्छाई है जो आपको करनी चाहिए? सबसे पहला है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब भर भर के दान करना, जितना दान कर सकते हो उतना दान करो। सेकंड मॉरलिटी, मॉरलिटी का मतलब मन से अच्छे काम करने चाहिए। मन से अच्छे, मॉरलिटी का मतलब क्या होता है? मान लो आप एक वकील हो, आपका काम है लोगों का केस लड़ना। अब आपका काम क्या है, ड्यूटी क्या है? केस लड़ना। लेकिन आपके सामने केस आ गया कसाब के वकील का। कसाब एक टेररिस्ट है, वो पकड़ा गया है, उसका केस किसी को लड़ना है, कोई उसका केस लड़ नहीं रहा है। आप हो गवर्नमेंट के वकील, आपको गवर्नमेंट क्या बोलेगी? कसाब का केस तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। क्यों? आपकी ड्यूटी है। तो आप अगर अपनी ड्यूटी करते हो तो आप कुछ नहीं, मॉरलिटी ही फॉलो कर रहे हो। ये होता है मॉरलिटी। मॉरलिटी मतलब आपको अंदर से पता है आपका काम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे गए, आपने 500 की नोट दी, आपने 400 का सामान लिया, दुकानदार ने 100 की जगह 400 ही वापस कर दी, उल्टा समझ लिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको बताओ कि आपने गलत समझा। अगर आप पैसे लेके आ जाते हो तो आप मॉरलिटी वाले पर्सन नहीं हो, बट आप अगर बोलते हो तो आप मॉरलिटी वाले पर्सन हो। तीसरा है पेशेंस, इंसान में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। फोर्थ एनर्जी, एनर्जी कैसी? पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी। नेक्स्ट मेडिटेशन करना चाहिए। सिक्स विजडम, विजडम जो है और नॉलेज में फ़र्क है। हम लोग क्या सोचते हैं विजडम और नॉलेज एक जैसा है। विजडम का मतलब, जैसे नॉलेज का मतलब बताता हूँ। नॉलेज का मतलब है आप किसी को शपथ दो तो निभाओ। जैसे आपने मम्मी से प्रॉमिस किया है कि मम्मी मैं इस दिन ये करूँगा, ये होता है नॉलेज। विजडम का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस ही नहीं करो, सो दैट निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विजडम होता है आप दिमाग का यूज़ करो, मतलब आपको पता है अगर आप किसी को वचन दे दोगे तो करना पड़ेगा। विजडम आपको ये बताता है प्रॉमिस करने की जरूरत क्या है। अगर आपको कोई बोल रहा है भाई तुझे काम करना, उसको बोलो हाँ मैं फुल ट्राई करूँगा और कोशिश करो करने की। विजडम आपको यही डिफरेंस बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नेक्स्ट है स्किलफुल मीन्स। स्किलफुल मीन्स मतलब आप जो भी काम करते हो कौशलता के साथ करो, अच्छाई के साथ करो। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब आप शपथ, जैसे नया साल होता है, हम लोग होते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन, इस साल मैं ये काम करूँगा, ऐसा करूँगा। नेक्स्ट होता है पावर, और पावर कैसा? स्पिरिचुअल, मेंटल पावर। ये रॉन्ग वेज वाली पावर की बात नहीं कर रहा। लास्ट में है नॉलेज, तो विजडम भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। डिस्पाइट स्लाइट डिफरेंसेस इन द वर्डिंग द टू सेट्स ऑफ क्वालिटीज फ्रॉम सदर्न एंड नॉर्दर्न ट्रेडिशन आर सिमिलर। इसका ऐसा कहना है क्योंकि नॉर्दर्न में परमीज वर्ड यूज होता था और साउथ में परमिताज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटीज़ चेंज होंगे। क्वालिटीज़ दोनों के लिए क्या है? सेम है। यही 10 क्वालिटीज़ चाहिए परमिताज के अंदर।
नेक्स्ट वाला आपके सामने क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्कॉलर लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पन्नीनी जो है वो पुष्यमित्र शुंगा से एसोसिएटेड है, अमर सिम्हा जो है हर्षवर्धना से एसोसिएटेड है, और कालिदासा जो है चंद्रगुप्ता टू से एसोसिएटेड है। अरे यार इसके आंसर क्यों नहीं, इसका है अच्छा आगे पीछे हो गए। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये रहा, विथ रेफरेंस टू स्कॉलर लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। सबसे पहला, पन्नीनी जो है वो पुष्यमित्र शुंगा के साथ एसोसिएटेड है। सेकेंड, अमर सिम्हा जो है ये हर्षवर्धना के साथ एसोसिएटेड है। और तीसरा है, कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू। एक्चुअली स्टेटमेंट 3 ही राइट है, इन्होंने यहाँ भी यही किया है, पन्नीनी का यहाँ चिपका दिया, अमर सिम्हा का वहाँ चिपका दिया। स्टेटमेंट 3 ओनली राइट है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। द आंसर इज 3 ओनली करेक्ट। सबसे पहले पन्नीनी के बारे में दिया है। पन्नीनी शालुता एक जगह है, कहाँ पे, इंडस रिवर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन। इनफैक्ट संस्कृत में जो ग्रामर है वो पन्नीनी की ही देन है। आज के डेट में जो हम संस्कृत में बोलते हैं अहम शाला गच्छामि, तो ये जो वर्ड है ये इन्होंने ही दिया हुआ है। एंड ही गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब किस वर्ड को हम क्या बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा एक्सप्लोजन होता है, बोलते हैं भूम, तो ये वर्ड फोनेटिक्स में ही आता है, किस वर्ड को क्या बोलेंगे, फोनोलॉजी। इस वर्ड की स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। और लास्ट में लिखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब जब हम वर्ड को स्टडी करते हैं किस वर्ड में क्या एग्जैक्टली आना चाहिए। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ संस्कृत। देख रहे हो, संस्कृत की देन पन्नीनी की ही है। हिज मेजर वर्क इन्वॉल्व, इन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहले इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। अष्टाध्यायी में कितने, अष्ट वर्ड क्यों यूज किया, इसमें 8 चैप्टर है। 8 मतलब अष्ट, 8 चैप्टर, ईच सब डिवाइडेड इनटू क्वार्टर चैप्टर। अंडर अष्टाध्यायी इन्होंने डिफरेंस बताया, किसमें, लैंग्वेज ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट में और यूजुअल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अष्टाध्यायी इन्होंने एक बुक लिखी। एक्चुअली अष्टाध्यायी में इन्होंने संस्कृत ग्रामर के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो बड़े ये जो सेक्रेड टेक्स्ट होते हैं, सेक्रेड टेक्स्ट मतलब भागवत गीता, भागवत गीता और जो आप डेली लैंग्वेज यूज़ करते हो कम्युनिकेशन के लिए, उसमें अंतर है। भागवत गीता जो आप पढ़ने जाओगे तो आप देखोगे संस्कृत में श्लोक लिखे हुए, कोई भी सेक्रेट टेक्स्ट आप उठा लो, भागवत गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, तो इन्होंने बोला कि वो लैंग्वेज में और हम लोग जो बोलते हैं उसमें फ़र्क है। ही गेव फॉर्मल प्रोडक्शन रूल्स एंड डेफिनेशन टू डिस्क्राइब संस्कृत ग्रामर। इनको संस्कृत का फादर भी इसलिए कहा जाता है। ही गेव अबाउट 70-100 बेसिक एलिमेंट्स लाइक नाउन, वर्ब, वॉवेल, संस्कृत का पूरा इन्होंने दिया। पुष्यमित्र शुंगा के बारे में नेक्स्ट दिया हुआ है। पुष्यमित्र शुंगा जो थे ये पोस्ट मौर्यन किंग थे, मतलब मौर्य के जाने के बाद ये आए थे, शुंगा डायनेस्टी। इनका बर्थ, वेयर एज द बर्थ ईयर ऑफ पन्नीनी इज नॉट नोन। तो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो गया, पुष्यमित्र शुंगा अलग टाइम पे थे और पन्नीनी का पता ही नहीं है कब बॉर्न हुए थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। एक्सपर्ट गिव डिटेल्स ऑफ पन्नीनी इन 4th, 5th एंड 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी विच आर ऑल प्री मौर्यन। कुछ लोग ऐसा मानना है पन्नीनी का जन्म कब हुआ था, 4th सेंचुरी, 5th या 6th सेंचुरी के अराउंड, जबकि मौर्य पीरियड उसके बाद आया। ये प्री मौर्यन टाइम है। हम कहाँ देख रहे हैं, पुष्यमित्र शुंगा कब आया था, जब मौर्य खत्म हो गया था। मौर्य पीरियड 7th, 8th सेंचुरी में खत्म हुआ था, उसके बाद की बात है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट दिया हुआ है अमर सिम्हा के बारे में। अमर सिम्हा ने भी एक संस्कृत ग्रामेरियन था और ये एक पोएट था। इसने भी एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम कहा जाता है त्रिकंदा या फिर ट्राइपार्टे। ये क्या है, वोकैबुलरी है संस्कृत रूट्स के बारे में, और इसने किताब भी लिखी है। ही इज सेड टू हैव बीन वन ऑफ द 9 जेम्स। ये भी एक नवरत्न था। किसका नवरत्न, दैट अडॉर्न द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। हिंदू सम्राट थे विक्रमादित्य, पहली बार जिन्होंने पूरे देश में जिसने रूल किया था, ही वॉज विक्रमादित्य। मोस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड विद द एक्सेप्शन ऑफ अमरकोशा। अमर सिम्हा जो थे ये भी एक संस्कृत ग्रामेरियन थे, ये भी एक कवि थे। ये किसके अंडर में थे, विक्रमादित्य के, और 9 जेम्स थे उनके। हुआ क्या था, जब विक्रमादित्य मर गए थे ना, तो इनके मैक्सिमम चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो अमर सिम्हा क्योंकि इनके पोएट थे, अमर सिन्हा ने भी बहुत किताबें लिखी थी जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक किताब बची थी जिसका नाम क्या था, अमरकोशा। इसी अमरकोशा में उन्होंने संस्कृत के वोकैबुलरी के बारे में लिखा है। वोकैबुलरी मतलब किस वर्ड को क्या बोलेंगे, स्कूल को शाड़ा बोलेंगे। एक्चुअली पन्नीनी तो संस्कृत के फादर थे जिन्होंने नाउन दिया, ग्रामर दिया, बट किस वर्ड को क्या बोलेंगे अमर सिम्हा ने बताया था। और यही अमर सिम्हा ने 3 बुक लिखी थी संस्कृत पे। इसी 3 बुक्स को क्या कहा जाता है, त्रिकंदा या फिर ट्राइपार्टे। और लास्ट में आपके हर्षवर्धना। हर्षवर्धना ये किसके बाद आए थे, पोस्ट गुप्ता। और अमर सिम्हा कहाँ बिलोंग करते थे, गुप्ता एरा में, इसलिए पेयर 2 भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट।
ये था पन्नीनी इज एसोसिएटेड पुष्यमित्र सिंह का, रॉन्ग हो गया। अमर सिन्हा भी हर्षवर्धना क्यों रॉन्ग हो गया? अमर सिन्हा गुप्ता पीरियड के टाइम पे थे, हर्षवर्धना गुप्ता के बाद थे। कालिदासा का बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे एसोसिएटेड थे, आंसर हो जाएगा 3 ओनली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको कुछ वर्ड दिए। सबसे पहला है परिव्रजाका, इसका मतलब होता है रेनन्सिएशन एंड वंडरर। रेनन्सिएशन का मतलब है खुद से त्याग कर देना, जैसे गौतम बुद्ध ने रेनन्सिएशन कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि आज से मैं दुनिया में किसी का कोई नहीं लगूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगा। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो इसको कहा जाता है रेनन्सिएशन। नेक्स्ट है श्रमणा, श्रमणा का मतलब है प्रीस्ट, पंडित विथ हाई स्टेटस। और तीसरा है उपासका, उपासका का मतलब है जो बुद्धिज्म का फॉलोअर है। 3 आपके पास स्टेटमेंट दिए, परिव्रजका उसके सामने लिखा है, श्रमणा के सामने प्रीस्ट लिखा है, और एक आपके सामने दे रखा है उपासका। आप अगर देखोगे इसमें ये श्रमणा जो है ये बुद्धिस्ट में आप पढ़ोगे, श्रमणा और प्रीस्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रीस्ट होता था उस टाइम पे ब्राह्मण, श्रमणा ये जो वर्ड है ये बुद्धिज्म ओरिजिन में है। श्रमणा का मतलब होता था अगेन एक पूजनीयबल आदमी होता था, बट ये प्रीस्ट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ ये प्रीस्ट वर्ड लगा दिया है या फिर हाई स्टेटस ये वाला जो वर्ड है, इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली, दैट इज 1 and 3। द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। क्यों? परिव्रजका का बिल्कुल सही बात है, रिनन्सिएशन एंड वंडरर। जो इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, घर घर घूमता है। परिव्रजका का मतलब क्या होता था? आप घर छोड़ चुके हो, आपको खाना, पहले के टाइम पे आपने कहा लोग भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, उसको बनाते थे, घर घर जाके खाना मांगते थे, तो ये होता था परिव्रजका। जिसका कोई घर नहीं होता था वो अलग अलग लोगों के पास जाके खाना मांगता था। नेक्स्ट है श्रमणा, श्रमणा का मतलब होता है एस्केटिक्स या फिर रेनाउंसर ऑफ एंशिएंट इंडिया। दे आर मॉन्क्स एंड ले फॉलोअर्स ऑफ वेरियस सेक्ट सच एज बुद्धिस्ट, जैना, आजीविका एंड अदर्स। ये जो आज के डेट में आपने देखे होंगे मॉन्क्स, जो ये दलाई लामा जैसे है, मॉन्क है वो, उन्होंने पूरा टकला करा रखा और रेड ड्रेस पहनते हैं, ये होते थे श्रमणा। बट ये प्रीस्ट नहीं होते, पूजा नहीं कराते और हाई स्टेटस भी नहीं माना जाता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उपासका के बारे में बिल्कुल सही दिया है, उपासका जो है वो बुद्धिज्म के फॉलोअर होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे आपको, लिस्ट ऑफ सम ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन प्रीस्ट में था तो कुछ कुछ प्रीस्ट के बारे में दिया है। वैदिक पीरियड में प्रीस्ट कहाँ मेंशन हुआ था? ऋग्वेदा के अंदर। ऋग्वेदा का मतलब ऐसा था अग्नि, अग्नि देवता होते थे, उनकी पूजा करनी चाहिए, गॉड ऑफ फायर एज डिवाइन प्रीस्ट। एंड ये वर्ड क्या हो गया पता नहीं, तो ऋग्वेदा में ये लिखा हुआ है कि अग्नि देवता जो थे वो डिवाइन, सबसे बड़े उच्च हाई स्टेटस वाले प्रीस्ट थे। नेक्स्ट अधवारु, ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीस्ट। अधवारु एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीस्ट का मतलब होता है जो मंदिर के अंदर देखभाल करता है, मंदिर के अंदर कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, मंदिर को मेंटेन करना है, अपडेट करना है, उसको कहा जाता था अधवारु। नेक्स्ट है ऋत्विज। ऋत्विज जो है ये सैक्रिफाइसल प्रीस्ट है, मतलब सैक्रिफाइस के लिए कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्म करते थे। वो बोलते थे ना जैसे सैक्रिफाइस कैसा, कितने बार ऐसा होता था कि पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि आपको अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो आप वाइफ को डाइवोर्स दे दो, या फिर आप अपने बच्चे की बलि दे दो, या फिर किसी गाय भैंस बकरी को मार दो। तो ये काम जो कराता था इसको कहते थे ऋत्विज। वैसे कुछ कुछ नाम दे रखे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस इतना जानना है कि पहली बार प्रीस्ट का मेंशन था ऋग्वेदा में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? अग्नि गॉड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कल ही हमने पोर्ट्स वाला क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, हमने देखा था कुछ कुछ पोर्ट्स थे, मुजिरिस, पोम्पुहर, वैसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंशिएंट इंडिया। 3 जगह है, घंटशिला, कदूरा और चौल। ये पूछ रहा है ये किसके लिए जाने जाते थे। सबसे पहला है ये सारे पोर्ट्स थे जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। उसके बाद ये कैपिटल थे, कहाँ के? पावरफुल किंगडम के। उसके बाद प्लेसेस ऑफ प्रीरिक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और लास्ट में दिया इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। मैंने आपको बताया सारे क्या थे? पोर्ट्स थे, यहाँ से ट्रेड होता था। घंटशिला, कदूरा और चौल ये सब गुप्ता पीरियड में थे, और ये सब साउथ इंडिया वाले जगह थे, साउथ या फिर कह लो साउथ ईस्ट। इसका इसलिए एक्सप्लेनेशन मैंने डाला नहीं है यहाँ पे। और लास्ट वाला ये आपका क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको बताना है, कुछ पेयर दिए हैं, कुछ जगह दिए हैं, और आपको बताना है प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले लिखा हुआ है भीलसा, भीलसा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट लिखा हुआ है द्वारा समुद्रम, द्वारा समुद्रम महाराष्ट्र में। तीसरा लिखा है गिरिनगर, ये लिखा है गुजरात में। और लास्ट लिखा हुआ है स्थानेश्वरा, स्थानेश्वरा कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में।
अब आप अगर गौर से देखोगे द्वारा समुद्रम जो है ये कोस्टल एरियाज में होना चाहिए, जैसे गुजरात हो गया, ये साउथ साइड हो गया, तो ये तो मुझे पता चल गया कि द्वारा समुद्रम तो नहीं होगा। अब आप अगर गौर से देखोगे स्थानेश्वरा जो है एक्चुअली एक स्थानेश्वरा डायनेस्टी है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो हरियंका डायनेस्टी, स्थानेश्वरा डायनेस्टी, और ये उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, ये लोग है हरियाणा में। तो क्योंकि आपने 2 और 4 एलिमिनेट कर लिया, आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। 2 जिसमें वो नहीं होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3 ओनली। मतलब भीलसा मध्य प्रदेश में और गिरिनगर भी गुजरात में। इनफैक्ट गिर करके नेशनल फॉरेस्ट भी है, आपने देखा होगा, गिर गुजरात में है, तो ये यहाँ से भी समझ सकते हो गिर गुजरात में है और भीलसा भी मध्य प्रदेश में। भीलसा आपको क्यों पता हो जाएगा, क्योंकि अशोका का एक साइट है भीलसा में जहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट है। आप भीलसा पढ़ोगे डिटेल में, इसलिए भीलसा का भी राइट दिया हुआ है मध्य प्रदेश में। आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हाँ, चेक कर लो, भीलसा हमारा मध्य प्रदेश में सही है। द्वारा समुद्रम का है कर्नाटका। द्वारा समुद्रम एक्चुअली टेम्पल है, मैं आपको अभी शो करता हूँ। ये देखो, ये द्वारा समुद्रा टेम्पल है, ये कर्नाटका में, सीज ऑफ द्वारा समुद्र। बहुत अच्छी जगह है, हल्लेबिदु टेम्पल भी कहा जाता है इसको। ये द्वारा समुद्र का टेम्पल, तो ये जो जगह है ये कर्नाटका में। ये एक्चुअली करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इसी पे। हाँ, तो भीलसा मध्य प्रदेश में, द्वारा समुद्रम कर्नाटका में, गिरनगर गुजरात में है और ये हरियाणा में है। तो पहला राइट हो गया, तीसरा राइट हो गया। भीलसा को ही विदिशा कहा जाता है, विदिशा मध्य प्रदेश में। हमने देखा था सुंगा डायनेस्टी का मेन सेंटर है, और विदिशा ही वो जगह है जहाँ पे विष्णु जी का पिलर रेज किया था, किसने, हर्षा के टाइम पे, उसका जो बाणभट्ट पोएट था। नेक्स्ट, द्वारा समुद्रम कहाँ पे, कर्नाटका में, और ये कैपिटल किसका है, होयसाला का। गिरिनगर जो है ये हिल्स में, कहाँ पे, जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ पे है, गुजरात में। और लास्ट लिखा हुआ है स्थानेश्वरा, स्थानेश्वरा हरियाणा में। और ये वही जगह है जहाँ पे पांडव जो थे, 5 पांडव, उन्होंने लॉर्ड शिव की पूजा की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 and 3। और इसी के साथ आई गेस, हाँ, हमारा फाइनली हिस्ट्री ख़त्म। हमने मॉडर्न भी कर लिया, एंशिएंट भी कर लिया, मिडाइवल भी कर लिया, आर्ट एंड कल्चर भी कर लिया। इन शॉर्ट अगर मैं हिस्ट्री की 2 मिनट में बात करूं तो आप रेंज पकड़ सकते हो 15 to 20 क्वेश्चन, जिसमें से हमने कुछ ट्रिक्स सीखे। ट्रिक्स कौन कौन सी सीखे, सबसे पहला, अगर 2 ऑप्शन, मैंने आपको बताया अगर 2 ऑप्शन में एक ही चीज़ हो तो आंसर उन दोनों में से एक होगा। सेकंड, मैंने आपको इसमें ये बताया कि किसी भी ऑप्शन में पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करो। थर्ड चीज़ हमने ये देखा, या तो विजयनगर हो, या तो अकबर हो, या तो गांधी जी हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना है, मार्क करके आ जाना है ऑप्शन में। फोर्थ चीज़ हमने ये देखी कि अगर 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 चीज़ों का अगर डिफरेंस पूछा है, सिमिलैरिटी पूछी है, तो हमेशा याद रखना दोनों को इंटरचेंज किया, बोथ इंटरचेंज। एक का आंसर दूसरे में डाल दिया है, दूसरे का आंसर तीसरे में डाल दिया है। नेक्स्ट जो रामबाण है, अगर ऑप्शन में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 है तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर होगा ओनली 2। ये एनालिसिस है 2022 और 23 का, उसके बाद तो आया नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, टर्मिनोलॉजीज, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 7th मैंने आपको ये बताया जनरल इंग्लिश पढ़ने के लिए। जनरल इंग्लिश में अगर आपको पता चलता है सबसे पहला अगर कोई फैक्ट है तो फैक्ट हो जाएगा रॉन्ग, बट अगर कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है जैसे इट वॉज नोन, ही वॉज इन्फ्लुएंस, ये राइट होगा। और लास्ट में मैंने आपको आज एक बताया कंटेम्प्रेरी, अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि ये इसका कंटेम्प्रेरी है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हिस्ट्री में हम लोग यही मेन चीज़ें पढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले फैक्ट पे, फैक्ट्स को अच्छे से कर लो। आज के बाद जब हिस्ट्री पढ़ोगे सिर्फ फैक्ट पे ध्यान दो, जैसे कि ये बैटल कहाँ हुआ था, जैसे बैटल ऑफ चौसा, चौसा कहाँ है, बक्सर में, कौन से साल में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, पढ़ो, आगे बढ़ो। PYQ के तहत मेरा यही था, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, हमने क्वेश्चन देखा, हमने ऑप्शन देखे, हमने ऑप्शन को डिटेल में देखा, कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है। हमने 2-3 चीज़ें और नोटिस करी, अशोका पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो फेवरेट टॉपिक है वो है संगम लिटरेचर, उसके बाद विजयनगर,
फिर मुग़ल, किस पे? हाँ टर्म्स पे, एग्जैक्टली टर्म्स पे बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद मोस्ट फेवरेट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, हर साल 1-2 क्वेश्चन होते हैं इस पे। तो इसी के साथ हम लोग हिस्ट्री वाइंड अप करते हैं हमारा। कल से हम लोग साइंस या फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे, उसका ख़त्म करेंगे 5 ईयर्स का, जो भी पहले लेंगे साइंस लेंगे या इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।